लखनऊ की एक पुरानी हवेली जिसे लोग सालों पहले खाली कर चुके क्योंकि कहते हैं वहां रहने वाले लोग या तो पागल हो जाते थे या फिर बिना बताए कहीं गायब हो जाते थे। लेकिन इन सब बातों को मानने से एक आदमी ने इनकार कर दिया था जो लखनऊ के एक पुराने से इलाके में रहता था। उसका नाम था राजीव शर्मा। राजीव एक सिंपल आदमी था, प्राइवेट जॉब करता था और अपनी छोटी सी फैमिली के साथ किराए के घर में रहता था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ थी कविता, जो एक शांत और समझदार औरत थी। बड़ा बेटा आरव और छोटी बेटी मीरा। उसके घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन राजीव के मन में एक सपना था, अपना खुद का घर लेना। एक दिन उसे पता चला कि शहर के कोने में एक पुरानी हवेली बिक रही है। प्राइस बहुत कम था, इतना कि किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था। लेकिन लोगों ने उसे मना भी किया कि भाई वह जगह ठीक नहीं है। वहां पहले भी लोग रहने आए थे पर कोई ठीक नहीं पाया। राजीव ने किसी की नहीं सुनी। सस्ता मिल रहा है और बड़ा घर है, बस और क्या चाहिए। और कुछ ही दिनों में वह अपनी पूरी फैमिली के साथ उस हवेली में शिफ्ट भी हो गया। पहले 2-3 दिन तो सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे बड़े खुश थे, इतना बड़ा घर, खुला आंगन, पुरानी सीढ़ियां। लेकिन चौथे दिन से कुछ बदलने लगा। कविता को अब अजीब सा फील होने लगा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी किचन में काम करते वक्त पीछे से हल्की सी आवाज, कभी सीढ़ियों पर किसी के हल्की सी चलने की आहट। पर जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो वहां कोई भी नहीं होता था। फिर एक रात आरव अचानक से रात को उठकर चिल्लाने लगा, पापा वह आंटी मुझे देख रही है। राजीव ने पूछा, कौन सी आंटी? पर आरव ने बस एक कोने की तरफ उंगली दिखाकर इशारा किया, जहां कुछ भी नहीं था। उसके बाद आरव की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, बस हल्की सी वीकनेस है। लेकिन कविता को लग रहा था कि ये सब कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब कविता को भी रात में सपने आने लगे, सेम सपने हर रात। एक औरत सफेद कपड़ों में हवेली के अंदर घूमती हुई और धीरे धीरे कविता के पास आती हुई। और हर बार सपना एक ही जगह पर खत्म हो जाता, जब वह औरत कविता के कान के पास आकर कुछ कहना चाहती थी। तभी कविता की आंख खुल जाती थी। अब राजीव भी धीरे धीरे बदलने लगा था। उसे घर के अंदर अजीब सी घबराहट होने लगी, बिना वजह बेचैनी, दिमाग में बीमारी रहना, काम में मन ना लगना। और सबसे अजीब बात, वह रोज रात को चुपके से घर से बाहर निकलने लगा। हवेली के पीछे एक छोटा सा जंगल था। राजीव वहां जाकर घंटों बैठा रहता था और कहता, यहां आके मेरा मन हल्का हो जाता है। एक रात कविता ने उसे देख लिया। राजीव चुपचाप अंधेरे में जंगल की तरफ जा रहा था। कविता को बहुत अजीब लगा। सुबह उसने राजीव से पूछा कि तुम रात को कहाँ जाते हो? राजीव कुछ सेकंड तो पहले चुप रहा, फिर बोला कि मुझे कुछ याद नहीं और मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पर कविता को यकीन हो चुका था कि इस हवेली में वही नहीं बल्कि कोई और भी रहता है। राजीव का सर दर्द अब रोज का हो चुका था और सबसे अजीब बात, उसे कुछ भी याद भी नहीं रहता था। कविता रोज उससे पूछती, तुम रात को कहाँ जाते हो? और हर बार राजीव एक ही जवाब देता, मुझे कुछ याद नहीं। धीरे धीरे कविता का मन में अब डर बढ़ने लगा। क्या ये मजाक कर रहा है या फिर सच में से कुछ याद नहीं रहता? एक रात कविता ने डिसाइड किया कि आज सच का पता लगा कर रहेगी। रात हुई, अमावस की काली रात। बाहर गहरा अंधेरा और दूर जंगल की तरफ कुत्ते चीख रहे थे। कविता ने देखा राजीव घर में नहीं था। वह धीरे से नीचे उतरी, गेट के पास जाकर डरते हुए आवाज लगाई, राजीव अंदर आ जाओ, रात बहुत हो गई है। जंगल के पास खड़ा राजीव, उसने जैसे ही कविता की आवाज सुनी, वह धीरे धीरे हंसने लगा। लेकिन वह हंसी राजीव की नहीं थी, भारी, गहरी और इतनी डरावनी
कि जिसे कोई सुन ले उसका खून जम जाए। कविता की आंखें फट गई। उसने फिर से कहा, राजीव प्लीज अंदर आ जाओ। और तब राजीव ने धीरे से मुड़ा और जो कविता ने देखा उसकी रूह हिल गई। उसके दांत लंबे हो चुके थे, आंखें पूरी सफेद, बिना पल के झपकाए एक अजीब सी हंसी, जैसे सालों का दर्द और नफरत एक साथ निकल रहा हो। कविता का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। वे बिना कुछ सोचे सीधा घर के अंदर भागी, गेट बंद किया और बच्चों के पास जाकर चिपक कर सो गई। सुबह हुई, राजीव अभी तक घर नहीं आया था। कविता का डर अब और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी डोरबेल बजी। कविता ने डोर के साथ दरवाजा खोला। राजीव खड़ा था, बिल्कुल नॉर्मल, अपना सिर पकड़े हुए बोला, मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चाय या कॉफी दे दो मुझे। उस पल कविता समझ चुकी थी राजीव के अंदर कुछ और चल रहा है। कविता ने गांव के एक पंडित को बुलाया। पंडित ने धागा दिया और राजीव को पहना दिया। कुछ दिन के लिए सब कुछ नॉर्मल हो गया। राजीव फिर से पहले जैसा होने लगा था, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात कविता सो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर आकर बैठ गया हो। उसने आंखें खोली और जो उसने देखा, एक औरत सफेद कपड़ों में उसके सीने पर बैठी थी और धीरे धीरे उसका गला दबा रही थी। कविता चिल्लाना चाहती थी पर आवाज नहीं निकल रही थी। वह भागना चाहती थी पर शरीर हिल नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। बहुत मुश्किल से उसने खुद को झटका दिया और वह औरत अचानक गायब हो गई। अब कविता को रात में नींद आनी बंद हो चुकी थी। हर वक्त उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन जब वह घर की साफ सफाई कर रही थी तो उसने अपना नाम सुना, कविता। वो आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। वह कमरा सालों से बंद था। कविता डर गई और राजीव को बुलाया। राजीव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कविता के कहने पर उसने कमरा खोला। अंदर एक और दरवाजा था। दोनों ने हिम्मत कर कर उसे खोला और जो उन्होंने देखा उनकी सांसें रुक गई। अंदर गहरा अंधेरा, सड़ी हुई बदबू और एक पुरानी कुर्सी और इंसानों के कंकाल। दीवारों पे खून के निशान और नाखूनों से खुरचे हुए मार्क्स और बड़ा सा पुराना शीशा मिरर जिसमें कुछ अजीब सा रिफ्लेक्शन हिल रहा था। पंडित ने सब देखा और कहा कि इस हवेली में बहुत लोगों की मौत हुई है और अगर तुम यहां से नहीं गए तुम दोनों की भी जान जा सकती है। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। कविता कविता अब और डर बर्दाश्त नहीं कर रख पा रही थी। वह राजीव के सामने आकर खड़ी होकर बोली, हमें यह हवेली छोड़नी होगी वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन राजीव बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने धीरे से कहा, इतनी बड़ी इतनी सुंदर हवेली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कविता समझ गई थी कि राजीव पर अब पूरी तरह उसका नहीं रहा, उस पे किसी और का कब्जा हो चुका है। पंडित उन दोनों की बात सुन रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, एक रास्ता है। दोनों एक साथ उसकी तरफ देखे। अगले अमावस के 4 दिन बाद तुम्हें इन आत्माओं को मुक्ति करनी होगी, वरना ये तुम लोगों को भी अपना बना लेगी। पंडित ने फिर कुछ अजीब सा सामान बताया, कुछ मंत्र वाले धागे, कुछ पूजा की वास्तु और एक इंसान की खोपड़ी और एक कौवे का सर। ये सुनते ही कविता और राजीव दोनों का रंग उड़ गया। उनकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। पंडित ने कहा, अगर तुम नहीं ला सकते तो मैं ला दूंगा, तुम बस बाकी की तैयारी करो। अगला हर दिन 1 साल जैसा लग रहा था। घर का हर कोना जैसे उन्हें देख रहा हो। रात को आवाजें अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। कभी सीढ़ियों पर कदम, कहीं कमरों में खुरचने की आवाज और सबसे डरावना, आरव फिर से सोने में किसी से बात करने लगा था। 4 दिन बाद
अमावस की रात आ गई। पूरा माहौल अजीब सा शांत था। ना हवा, ना आवाज, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। कविता और राजीव पंडित का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था आज या तो सब कुछ ठीक होगा या फिर सब खत्म। अचानक बाहर से किसी चीज की गिरने की आवाज आई। दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखे। राजीव धीरे से बाहर गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सब कुछ खाली, बिल्कुल सुनसान। लेकिन तब पास के जंगल की तरफ से एक हल्की सी शैडो हिलती हुई दिख रही थी। वह धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ रही थी। कविता ने धीरे से कहा, वो आ गई है। दोनों के हाथ थर थर कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि आज रात वह आत्मा खुद आने वाली है। दोनों ने तुरंत प्लान बनाया, हम सोने का नाटक करते हैं। पंडित ने जो धागे दिए थे वे दोनों ने पहन लिए। अपने बच्चे को भी पहना दिए, ताकि आत्मा घर के अंदर तो आ जाए पर किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। घर के अंदर अंधेरा, सन्नाटा, सब अपनी सांस रोककर लेटे हुए थे। बस एक चीज का इंतजार कर रहे थे, कब वह दरवाजा खुलेगा और कब मौत घर के अंदर आ जाएगी। बाहर वह परछाई अभी भी खड़ी थी और अंदर कविता और राजीव सांस रोककर सोने का नाटक कर रहे थे। तभी ऊपर से आवाज आनी शुरू हुई। पहले हल्की सी पायल की छमछमाहट, फिर किसी औरत की रोने की आवाज, और धीरे धीरे वह आवाज तेज होने लगी। वह आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी जहां उन्होंने कंकाल रखे थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। नेहा ने धीरे से आंख खोली और जो उसने देखा उसकी रूह तक कांप गई। 5 अलग अलग परछाइयां थी। एक जोर जोर से हंस रही थी, एक चुपचाप खड़ी थी, एक जमीन पर बैठी रो रही थी और 2 दीवार पर अजीब तरीके से भाग रही थी, कभी इधर कभी उधर, जैसे पूरी हवेली उनका खेल। कविता और राजीव अब समझ चुके थे, आज हम नहीं बचेंगे। उनकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहे थे। डर ने उन्हें जिंदा लाश बना दिया था। पूरी रात वह आवाजें चलती रही, पायल, रोना, हंसी और दीवारों पर खरोंचने की आवाज। दोनों के दोनों आंखें बंद करके किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हुई, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कविता और राजीव ये जानते थे, ये सब शांति का धोखा है। दोनों तुरंत पंडित के पास गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। गांव वाले धीरे धीरे बात कर रहे थे कि रात में ही मर गए, पता नहीं कैसे, बिल्कुल ठीक थे कल तक तो। कविता और राजीव समझ गए थे, ये काम उन्हीं आत्माओं का है। अब दोनों को सिर्फ एक ही बात समझ आई, यहाँ से भागना होगा अभी। दोनों जल्दी जल्दी घर वापस आए, सामान उठाया, बच्चों को पकड़ा और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। घर के अंदर एक ठंडी हवा चलने लगी और पीछे से धीरे धीरे पायल की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। अब ना वो बाहर जा सकते थे, ना ही अंदर से बच सकते थे, क्योंकि हवेली अब उन्हें जाने ही नहीं देने वाली थी। दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। कविता और राजीव अंदर से ही अंदर फंस चुके थे। बच्चे रो रहे थे और पीछे से पायल की आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। कविता चीख कर बोली, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए था। राजीव का सिर फिर से दर्द होने लगा। वह जोर जोर से अपना सिर पकड़ने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ लड़ रहा हो। अचानक राजीव जोर से चिल्लाया, वो मुझे छोड़ती ही नहीं है। कविता समझ गई, राजीव पहले दिन से ही उन आत्माओं के कंट्रोल में था। राजीव धीरे धीरे बोलने लगा,
इस हवेली में सिर्फ एक नहीं 5 आत्माएं हैं और उन्हें एक नई फैमिली चाहिए होती है हर कुछ सालों बाद, ताकि वे जिंदा रह सके। और इस बार वह हम हैं। अचानक हवा तेज चलने लगी, दरवाजा खुद ब खुद खुलना और बंद होने लगे, शीशे टूटने लगे और एक एक करके वह 5 आत्माएं सामने आ गई। सफेद कपड़ों वाली औरत, रोती हुई परछाई, हंसती हुई भयानक शक्ल और 2 अंधेरे साए। वे धीरे धीरे कविता और बच्चों के करीब आ रहे थे। तभी राजीव अचानक से कविता के सामने आ गया। उसकी आंखों से आंसू थे। मैं इन्हें रोक नहीं पाऊंगा, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूं। कविता समझ नहीं पाई पहले। क्या मतलब? राजीव ने जोर से कविता को और बच्चों को धक्का दिया, उन्हें दरवाजे की तरफ गिरा दिया और खुद उन आत्माओं के बीच चला गया। आत्माएं राजीव पर टूट पड़ी थी। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज उठी। कविता चीखती रही, राजीव राजीव, और उसी पल दरवाजा खुल गया। कविता ने बच्चों को पकड़ा और बिना पीछे देखे भाग गई। कुछ दिनों बाद लोगों ने सुना उस हवेली में फिर से आवाजें आने लगी हैं। पायल, रोना, हंसी और एक आदमी की चीख। और फिर एक दिन एक नया आदमी उस हवेली को देखने आया। प्रॉपर्टी डीलर बोला, सर सस्ती मिल रही है, थोड़ी पुरानी है बस। आदमी मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मुझे पसंद है। और जैसे ही वह अंदर गया, कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और शीशे में राजीव का चेहरा दिखता है। सफेद आंखें, लंबी मुस्कान और पीछे वही 5 आत्माएं, क्योंकि ये हवेली कभी खाली नहीं होती है।